तो टारगेट फॉक्स बिल क्या था कि जो नाथ थे ब्रिटिश पीएम, इससे पहले आपका ब्रिटेन के पीएम थे, तो नाथ की एक सहयोगी पार्टी के साथ में मतलब कि जैसे गठजोड़ करके मिलीजुली सरकार बनी थी, और जो विपक्षी दल के नेता थे उनका नाम था फॉक्स। तो उन दोनों ने मिलकर एक बिल बनाया था। किसने? नाथ और फॉक्स। इन दोनों की क्या थी आपका, नाथ भी बोलते हैं, नाथ भी बोलते हैं, ठीक है। फॉक्स की इन दोनों की क्या बिल थी, एक मिलीजुली सरकार थी, कोalition की गवर्नमेंट थी। ये मिलीजुली सरकार गिर गई थी, और ब्रिटेन में अगर मैं बात करूं पहली और आखिरी बार हुआ था, उसके बाद से कोई सरकार नहीं गिरी। तो ये आखिरी बार थी नाथ और फॉक्स की जो गवर्नमेंट आपका गिर गई, यहाँ पे मिलीजुली सरकार थी जो कि आपका क्या बात करेंगे फंक्शनिंग नहीं कर पाई, ठीक है, और ये सरकार गिर गई। तो ये फॉक्स बिल किसने तैयार किया था? इन दोनों ने। इसी फॉक्स बिल में कुछ अमेंडमेंट करके, क्या बोला मैंने, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सम अमेंडमेंट्स इन फॉक्स बिल, इसने तैयार कर दिया। और क्या इसका आधार रहा? फॉक्स बिल रहा। क्या स्लोगन बताया था मैंने कल? कंपनी का शुरुआती नारा क्या था? उसने बोला था भूभाग नहीं व्यापार, नॉट ए लैंड ओनली बिजनेस। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आपने देखा गवर्नर जनरल बना गवर्नर जनरल को पावर्स दी गई। जी भैया। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट बना, उसको पावर्स दी गई। तो कहने का मतलब है कि भारत की राजनीति में भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्टिसिपेशन बढ़ गया, उसकी भागीदारी बढ़ने लगी। यानी कंपनी जो है ना अब व्यापार के अलावा क्या करने लगी, राजनीति भी करने लगी। यहाँ की राजनीति में भी पार्टिसिपेट करने लगी, यानी कि यहाँ की पॉलिटिक्स में भी। तो कंपनी सिर्फ व्यापार के अलावा दूसरा क्या इंटरेस्ट दिखाने लगे थे? तो भैया राजनीति में कौन से मामले, व्यापार तो हमको समझ में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों का व्यापार करने आती थी, टेक्सटाइल का व्यापार करने आती थी, उनको तो आइडेंटिफाई कर लिया। फिर राजनीतिक कार्यों में कौन से कार्य रखे गए? तो आपको यहाँ छोटा सा एक संबंध रखना है, नागरिक संबंधी मामले, यहाँ के जितने भी यहाँ के सिविल मैटर्स थे, नागरिक संबंधी मामले, यानी व्यापार के अतिरिक्त जो मामले थे वो सब किसको दिए गए? वो आपका बीओसी को दे दिए गए, नागरिक संबंधी मामले, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, जो जितने भी सिविल मैटर्स थे, सिविल मैटर्स किसको दे दिए गए? वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को दे दिए गए। लेकिन एक बात कही कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स होगा, बीओसी होगा, ठीक है, बीओसी जो होगा ये आपका, बीओसी का अध्यक्ष, इसका जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन होगा, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कोई व्यक्ति होगा। कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये लोग यहाँ पर बहुत पावरफुल हो जाएं, और बहुत पावरफुल अगर ये हो गए, वैसा भी हो सकता है कि कल को ये बोल दे कि भाई आपका ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल हो जाती, वैसा भी तो हो सकता है वो ब्रिटिश क्राउन से ये कहती थी कि हम तुमको पैसा वैसा नहीं देंगे, हम इतने पावरफुल है, हम इंडिया में बसेंगे और यहीं बिजनेस करेंगे, अब तुमको हम एक करनी नहीं देंगे। यस और नो? पॉसिबल था अगर बहुत पावरफुल रहती, क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रिटेन पहले बहुत मजबूत नहीं था। ब्रिटेन तो इन पूर्वी देशों के सबसे सामान ले जा करके उनको अपने बाजारों में, अपने नजदीकी देशों में बेच करके अमीर हुआ। तो और इन दोनों के सीट्स पे कौन है मुझे बताएं? बीओडी और बीओसी के सीट्स पे कौन है? यहाँ पे गवर्नर जनरल है। जी लिख दूं गवर्नर जनरल को, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, कल से बोल रहे हैं तो हैबिट में आ जाना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने एक बात बोल दी, यहाँ पे साथियों इन्होंने एक बात बोली, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी एक्टिविटीज इंडिया में करे ठीक है, लेकिन किसी भी राजा से अगर वो संधि करेगा किसी भी तरह की, या किसी भी राजा के खिलाफ वो संघर्ष करेगा, तो उसके लिए पहले उसको बीओसी की परमिशन लेनी होगी। यानी ऐसा नहीं है कि जाके कोई भी राज्य क्षेत्र आपका कब्जा लिया या किसी राजा के साथ मिल गया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कल पावर बन जाओ, तुम इंडिया के जो राजा उन्हीं के साथ मिलकर ये बोल दो कि ठीक है टाटा बाय बाय कर दो रानी को या राजा को, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? ना ही कोई आश्वासन, मतलब कोई एश्योरेंस भी नहीं देगा कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो पड़ोसी राजा से लड़ जाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हारे साथ है। इससे पहले होता था 6 मेंबर होंगे, उनमें से एक अध्यक्ष सीधे सीधे किसका? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर भी आपका क्या बोला, यहाँ पर भी एंटर किया कि भाई अपना एक आदमी यहाँ पे बिठा के रखेंगे, और साथ में क्या बोला कि भाई गवर्नर जनरल जो है ना अब किसी भी राजा के साथ में संघर्ष करेगा या उसको कोई भी आश्वासन यानी दुश्मनी करे या दोस्ती करे, उसके लिए उसको क्या करनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की। और वो परमिशन कब देगा? आप समझ गए, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य, तो वो किससे आपका एडवाइस, तो वो ब्रिटिश पीएम से एडवाइस करेगा। ब्रिटिश पीएम किससे एडवाइस करेगा उस टाइम पे? आपका क्वीन और किंग से एडवाइस करेगा। तो कंट्रोल हो गया, ये हो रहा है। आप सब लोगों को पता होना चाहिए मैसूर में शक्ति थे आपका कौन? हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान। हैदर अली टीपू सुल्तान, उनका जो राज्य था उसका नाम था मैसूर, और मैसूर को हथियाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने वॉर लड़े? टोटल 4 वॉर लड़े। पहला आंग्ल मैसूर वॉर है 1766 1767 टू 69, जिसमें आपका मद्रास ट्रीटी साइन हुई, ठीक है। उसमें क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई थी शुरुआत में, तो मैं आपको लिख के बता देता हूं तब ज्यादा क्लियर होगा। कितने एंग्लो मैसूर वॉर कितने हुए थे बताएंगे? एंग्लो मैसूर वॉर युद्ध हुआ था, जिसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मंगलौर ट्रीटी साइन हुई थी, मंगलौर संधि साइन हुई थी। यानी कि ये युद्ध भी क्या रहा था? लगभग 50-50 पर रहा था। कुछ एरिया आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता, दोनों ने बाद में समझौता किया। इस युद्ध में हैदर अली मारा गया। तो इतनी बड़ी शक्ति था हैदर अली जिसके पास अपने आपका आर्मरी कि किसी भी राजा के खिलाफ तुम युद्ध करोगे या किसी भी राजा के साथ तुम कोई भी संधि करोगे तो वो किसको पता होना चाहिए? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा हुआ था यहाँ पे फिर ये कमजोर हो गए। तीसरा कब हुआ था? 1790 से 92 यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी साइन हुई थी, क्योंकि आपका हैदर अली तो युद्ध में मर गए, उनके बेटे टीपू सुल्तान आ गए, बीच मौत हो गई थी चौथे युद्ध में 1799 में, ठीक है। या ये सिर्फ समझाने मात्र के लिए, वो जो भी क्षेत्र होगा उसको क्या बोला जाएगा? ब्रिटिश भारत बोला जाएगा। बात क्लियर? ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट था जो इसके बारे में बात करता है। कभी भी मैं आपसे पूछूंगा पहला कौन सा दस्तावेज है जिसमें भारत के क्षेत्रों को ब्रिटिश भारत कहा गया, तो आप बोलेंगे भैया 1784 का फिर से गया एक्ट। ओके गवर्नर आप समझ रहे हैं? मुझे बताओ बंगाल के अधीन कौन कौन से थे? आंसर करो फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया पहले जो बंगाल के अधीन थे वो थे आपका कौन कौन से? बिहार बंगाल के अधीन था या नहीं था? बिहार वाला तो क्षेत्र अधीन था, लेकिन मैं प्रेसिडेंसी की बात करूँ तो प्रेसिडेंसी कौन सी? मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन थी या नहीं थी? जी भैया। और कौन सी प्रेसिडेंसी थी आपका? बंबई प्रेसिडेंसी के अधीन थी या नहीं थी? जी भैया। तो वो जो प्रेसिडेंसी है उन्हीं को बोलते हैं हम प्रांतीय गवर्नर, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नर्स जो होंगे आपका, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स होंगे गवर्नमेंट के फेलियर पर उन्हें सस्पेंड करने को दिया गया। किसमें? 1784 के एक्ट में। देखेंगे कैन सस्पेंड द प्रोविंशियल कार्यकर्ता पर यहाँ पे गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल के साथ में कितने सदस्य हैं? एक बात और समझने की बात में बताएंगे। अभी गवर्नर जनरल के साथ में कितने सदस्य हैं? तो आप बोलेंगे 3 सदस्य हैं उसके साथ में। उसकी काउंसिल में कितने मेंबर? 3 है। यहाँ पे एक छोटी सी बात और की गई थी, ये लिखना, गवर्नर जनरल और 3 सदस्य। यहाँ पे एक छोटी सी बात और की गई थी, इन 3 सदस्यों में से कोई एक जो होगा, कोई एक वो कमांडर इन चीफ होगा। क्या होगा? कमांडर इन चीफ। जितने आपने अभी बताया कि उन्होंने मैसूर पर वॉर किया, तो सीधी सी बात उनके पास एक सेना होगी, और जो सेना का प्रमुख है वो कौन होगा? सेना का जो प्रमुख होगा वो एक कमांडर इन चीफ ही तो होगा। कमांडर इन चीफ का मतलब क्या होता है? सेना प्रमुख। और सेना प्रमुख इन 3 सदस्यों में से कोई एक होगा, लेकिन वो कौन होगा? वो एक ब्रिटिशर होगा, जो उसकी अपनी काउंसिल है उसके डिसीजन को सस्पेंड कर सकता था। दूसरी बात क्या करें आप? ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसी शक्ति हमारे देश में राष्ट्रपति के पास में? यस और नो? कि विशेष परिस्थितियों में किसी डिसीजन को वो क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं। कमांडर इन चीफ हमारी सेना के जो प्रमुख होते हैं, इन्हीं पावर्स को हम बोलते हैं वीटो पावर। तो कभी भी आपको पूछा जाए गवर्नर जनरल को वीटो पावर किस एक्ट से दी गई? वीटो पावर, डिसीजन को, किसी भी डिसीजन को सस्पेंड करने की जो पावर है उसको बोलते हैं वीटो पावर। वीटो पावर सबने पढ़ा है? नहीं पढ़े होंगे तो बनगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बिजनेस करती थी पहले, उस बिजनेस में उसका जो मुनाफा होता था, उस मुनाफे में से उन अधिकारियों का या ऑफिसर्स की सैलरी जाती थी। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे से नहीं, जो भारतीय राजस्व है उसमें से इन लोगों का क्या जाएगा? सैलरी जाएगा कि भैया तुम अपना जितना भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जितना भी तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, जितना भी तुम्हारा खर्चा है, अर्थात तुम्हारा जितना भी खर्च है, उस खर्च को काट करके कुछ भी करो, कैसे भी करो, और 5 लाख रुपए जो है ना वार्षिक रूप से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जानी चाहिए।
5 लाख रुपए की डिमांड किसने की? आपका ब्रिटिश सरकार ने, कि भैया तुम जैसे 5 लाख रुपए हमको देना होगा। किसमें बात की? ये 7 महाद्वीप है, क्लियर है सातों। अब मुझे एक बात बताओ, यूरोप जो है, यूरोप से लोग भारत कैसे जाते थे? यहाँ से होकर जाते थे, यस और नो? जी भैया। लेकिन दरअसल में क्या होता है, अब यूरोप जो है वो मजबूत होता जा रहा है या नहीं? जी भैया, यूरोप बहुत मजबूत होता जा रहा है। तो यूरोप के जो पड़ोसी देश हैं, जो इसके कंप्यूटर्स है, उनको दिक्कत होती होगी या नहीं होती होगी कंप्यूटर्स को? तो आप कहेंगे जी भैया कंप्यूटर्स को बड़ी दिक्कत होती थी। भाई ब्रिटेन तो धीरे 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 ताकत बनता जा रहा है और हम इसका क्या काम करें? इसी समय पर एक व्यक्ति था, इसी समय पर एक व्यक्ति था, उसका राइज आपको पता होना चाहिए। कहीं किनारे पर छोटा सा लिखना, क्या बोलेंगे? नेपोलियन बोनापार्ट। बताओ कहाँ का शासक था नेपोलियन? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक था? नेपोलियन बोनापार्ट भैया का ब्रिटेन का शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट भैया फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का। और फ्रांस उस समय पे एक कंप्यूटर था किसका? ब्रिटेन का। और नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं तो वो 1769 टू 1821। और इसी नेपोलियन इसी ने बनाया था महाद्वीपीय व्यवस्था नामक एक नियम। कौन सा? महाद्वीपीय व्यवस्था। कॉन्टिनेंटल सिस्टम किसने दिया था? आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल सिस्टम किसने दिया था? कॉन्टिनेंट में किसको नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को क्यों नेपोलियन? 12 राजाओं को हराया, मतलब कुल भारत में 21 राजाओं को हराया। ऐसे ही नेपोलियन बोनापार्ट से उसका कंपैरिजन इसलिए किया था कि नेपोलियन बोनापार्ट भी कोई वॉर नहीं हारा था, ठीक है। हालांकि वो लास्ट में वाटरलू के हार, जो वाटरलू का वॉर था 1815 में, उसमें उसको अंग्रेजी सरकार ने सेंट हेलेना द्वीप पर आपका बंद करके वो बंद रहा। 1821 में उसकी मौत हुई। लेकिन अपनी मौत से पहले उसने कहा कॉन्टिनेंटल सिस्टम का क्या मतलब है? उसने कहा कि ये जो ब्रिटेन है ना, इसको कमजोर करने का एक तरीका। देखो ब्रिटेन को मैप पर देखो पहले तो, आप देखोगे तो पूरा यूरोप है, यस और नो मुख्य भूमि से लग दिखता है। ये वाला एरिया आयरलैंड का है और ये वाला ब्रिटेन का हिस्सा। तो इन लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पे आप देखोगे ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन है, ये यूके है, और ये क्या है? F4 फ्रांस है। निशान कहाँ बेचे या वो बिजनेस कहाँ पर करें? भाई उनकी तो अब इन्होंने बोला था ये अधिकार किसके पास थे? व्यापार के, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। ईस्ट इंडिया कंपनी तो मजे में थी, यहाँ पे बिजनेस करती थी और बिजनेस करके अपना सामान यहाँ बेचती थी, ठीक है। यहाँ से सामान ले जाते थे, यहाँ बेचते थे। लेकिन जो बाकी के ट्रेडर्स थे, जो बाकी के बिजनेसमैन थे, उनके जो बिजनेस है वो साथी बताएंगे डिस्ट्रॉय होंगे या नहीं होंगे? यस और नो? आप कहेंगे जी भैया जो महाराज उस पर दबाव बनाया, उसने बोला कि भाई हम तो बर्बाद हुए, हमारे पास तो जगह नहीं बची। वो चीजें तुमने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखी है। हुआ है किसकी वजह से? नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से। तो उसने बोला कि भाई हाँ अब तो ये लोग जो है और हमारी इकोनॉमी भी कमजोर हो जाएगी, यहाँ के बिजनेसमैन कमजोर होंगे। तो उसने क्या बोला कि अब तुम सारे के सारे जाकर बिजनेस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी। नेपोलियन की वजह से सारे दोस्त बोले कि मोनोपोली को स्टॉप कर दिया गया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की किस पर? बिजनेस पर जो मोनोपोली थी। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, कुछ जगह सब जगह उसको इसको खत्म नहीं किया गया कि टी बिजनेस करेगी तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और उसके अलावा कोई कंपनी टी बिजनेस नहीं कर सकती। साथ में कुछ क्या बोलेंगे आपका आंशिक रूप से उसमें भी इसको क्या दिया गया? मोनोपोली। भाई इसको छोड़ करके बाकी कंपनी जा सकती है? ईस्ट इंडिया कंपनी का वो अधिकार छीन लिया गया। और भैया अब क्या हुआ? भारत में व्यापार के लिए जो अब ब्रिटिश की दौड़ लग गई। अब कंपनी आएंगी और बाकी नहीं आएंगी इंडिया में, आएंगी, बिल्कुल ठीक सीधी बात है। ईस्ट इंडिया के पूर्वी देशों के लिए, ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में, ये बात याद रखना, जो व्यापार का अधिकार मिला था वो किसके लिए मिला था? पूर्वी देशों के लिए, ईस्टर्न कंट्रीज के लिए मिला था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुकाबले ये ज्यादा है, उसका रीजन क्या है? ये 1813 का एक्ट है, इसमें ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई। छूट का मतलब समझ रहे हैं कि आप किसी भी स्तर में जाके भारत में धर्म परिवर्तन करा सकते हैं बाय हुक और क्रुक, किसी भी नीति से। और इन्होंने जो जाल यहाँ पे बुना, इन्होंने फिर टारगेट किया वंचित लोगों को, गरीब लोगों को। देखिए ये हिंदू है, ठीक है, यहाँ पे ये गरीब, यहीं पे तभी इसने एक चर्च बनाई थी और वही भारत में पहली चर्च है जिसको हम बोलते हैं सेंट थॉमस चर्च। सेंट थॉमस चर्च कहा जाता है। ये जो 12 अनुयायी थे आपका ईसा मसीह के, उनमें से एक है सेंट थॉमस चर्च, केरल। कब बनी थी? 52 AD में। यूरोपियन स्टाइल में पहली जो बनी थी वो बनी थी 1508 में, वो भी आपका त्रिशूल बनी। ऐसा नहीं था कि भारत में ईसाई पहले से नहीं थे। अब एक्ट कब आया है? आपका 1813 में। और ईसाई मिशनरी के तौर पर वो किसके टाइम पे आया था? अकबर के टाइम पे स्टीफन थॉमस था। कौन था? स्टीफन थॉमस। वो थॉमस मत समझ लेना तुम इसको, वो आया है स्टीफन थॉमस 1579 में अकबर के टाइम पर, ठीक है। और आपका स्टीफन स्मिथ भी इसको बोलते हैं, स्टीफन थॉमस भी इसको बोलते हैं। रॉल्फ फिच कब आया था बताइए जरा? रॉल्फ फिच किस ईयर में आया था? 1583 में, ईसाई मिशनरियों का सेरामपुर मिशन। और उसमें इन लोगों ने क्या किया? 1818 में बैप्टिस्ट कॉलेज भारत कन्वर्जन किया जाए और वो कन्वर्जन ईसाइयों का हो। इन्हीं ऐसे ही मिशन कारण है भारत में ईसाई जनसंख्या के ज्यादा होने के, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण थे कि उन लोगों के किस तरह सारे पादरियों में सबसे प्रमुख, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, ठीक है, एक पुरोहित होता है, मुख्य पुजारी। ऐसे ही इसमें क्या होता है? सारे लोगों को बोलते पोप, पादरी होते हैं, लेकिन जो पादरियों में भी सबसे प्रमुख होता है, जो सारे पोप है उनका भी चीफ होगा, उसको क्या बोलेंगे? बिशप। यहाँ पे जो मुख्य बिशप था वो था आपका कैरी। क्या नाम था? कैरी। इसमें दो पादरी, जोशुआ मार्समैन और विलियम वार्ड के साथ में क्या चला आपका? तो कहने का मतलब है कि ईसाईयत का खूब प्रचार प्रसार किया गया, जितना प्रचार 1 रुपए की बात। विधि किस बात को कहते हैं? लिखें अपने शब्दों में। पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। विधि सबसे आप क्या समझते हैं? गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल नाउ विल मेक लॉज फॉर कंप्लीट, ये लॉ बोलते हैं, लॉ। बहुत अच्छा। यानी कि जब लॉ मेकिंग की बात हुई 1853 में, क्या बोला? जो लॉ मेकिंग होगी वो कौन करेगा? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल करेगी। अब तक मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल के जो काउंसिल थी, ठीक है, उसमें कितने सदस्य थे? फटाफट से आंसर करें, फटाफट से आंसर करेंगे, ठीक है। के लिए जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वो भी क्या बोलेंगे? विधि बना सकते थे, लेकिन उनकी विधि बनाने की जो शक्ति है वो छीन ली गई कि भैया प्रांत शक्ति नहीं बना पाएगा। अच्छा भैया मतलब उनके पास पावर्स थी? हाँ जी, ये पावर्स याद रखना, उनकी छीन ली गई। भैया पावर्स दी कब गई थी? छीन ली गई का मतलब कभी ना कभी पावर्स दी गई होंगी। तो 1726 के एक्ट में उनको पावर्स दी गई और क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो है वो पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी, पूरे भारत के लिए, ठीक है, पूरे भारत के लिए। विधि 3 थे, एक ही तो बड़ा 4 सदस्य होंगे। और कह दिया गया कानून बनाना है तो जो चौथा मेंबर होगा ना, चौथा सदस्य होगा, वो आपका लॉ रिलेटेड कोई पर्सन होना चाहिए, एक विधि सदस्य होना चाहिए, यानी कि कानून का जानकार होना चाहिए। चौथे सदस्य को वोट का अधिकार नहीं दिया गया। किसी भी मामले में जो मेजोरिटी के लिए वोट पड़ेंगे वो कितने लोग देंगे? सिर्फ 3। इसको वोट का अधिकार नहीं दिया गया, क्रॉस लगा लेना। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में आप लोगों को पता, पहले तो आपको वोट का अधिकार था, जब मैंने कहा था कि 4 सदस्य होते थे, 3 कर दिए गए, ठीक है। लेकिन जब ये चौथा सदस्य जोड़ा गया, आप कहेंगे बार-बार 3 से 4 क्यों कर रहे हैं? पहले 3 किए थे। तो इन्होंने कहा ठीक है, चौथा सदस्य कानून का जानकार होगा, लेकिन उसको गवर्नर जनरल की परिषद जो है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, जो वो डिसीजन लेगी, उस डिसीजन के लेने में इसका कोई रोल नहीं होगा, वोट देने का अधिकार इसको नहीं होगा। हाँ, मीटिंग्स में भाग ले सकता है। ऐसा कौन करता है? चौथा सदस्य इसमें मैकाले था और इसका अध्यक्ष था। मुझे बताओ स्वतंत्र भारत हाँ या ना? आप कहेंगे जी भैया कानून बनाने का काम ये करती है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं स्वतंत्र भारत में भी फिर विधि आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आजादी से पहले तो ये लॉ मेकिंग का काम करता था, लेकिन आजादी के बाद में इसको कानूनों के आकलन का काम दे दिया गया, यानी असेसमेंट ऑफ लॉज दे दिया गया। क्या दे दिया गया? अगर कभी मैं आपसे पूछूंगा, कभी भी आगे मतलब फ्यूचर में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, विधि आयोग का कार्य क्या है? देखिए वर्तमान में, उससे पहले आप ये जान लीजिए वर्तमान में विधि आयोग हमारे देश में है या नहीं है? स्वतंत्र भारत के बाद पहला ही सिर्फ था। तो याद रख लेना, वर्तमान में दोस्त अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में अध्यक्ष बीपी सिन्हा। अभी कौन है अध्यक्ष? बीपी सिन्हा। 23वें वित्त आयोग के। तो ये 3 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, कुछ तो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, 24 से 27 बच्चों बहुत ध्यान देना है। तो 3 वर्षों के लिए अब से क्या मतलब होता है?
हमारे देश में संसद ने कानून बनाया कोई, ठीक है, बना दिया, संसद ने एक कानून बना दिया भैया। तो विधि आयोग ये देखता है कि संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है वह डीपीएसपी को ध्यान में रख करके बनाया गया है या नहीं, यानी कानून कहीं डीपीएसपी की अवहेलना तो नहीं करता है। डीपीएसपी को केंद्र में रख के देखा जाता है। डीपीएसपी का डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की कहीं अवहेलना तो नहीं हुई है। हम सब करके बताइए, मेरी छोटी सी बात समझ में आई? क्या कोड? इंडियन पिनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता। आईपीसी की जगह वर्तमान में क्या आ गया है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। पढ़ा है किसी ने बीएनएस? अभी मैंने नहीं पढ़ा है। बीएनएस वर्तमान में इनको मॉडिफाइड किया गया और बीएनएस 2023 में आया, भारतीय न्याय संहिता। किस वर्ष में? आपके पड़ोस में चोरी हुई, चोर को पकड़ा जाएगा अगर आपने रिपोर्ट की, उसके खिलाफ साक्ष्य भी जुटाए जाएंगे कि भाई एविडेंस तो मिले, गवाह तो मिले कोई, उसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो ये जो दंड होगा उसके इस अपराध के लिए, तो किसी भी आपका ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट है वो किसमें बताया गया है? भारतीय दंड संहिता में। चोरी के लिए, स्त्री का पीछा करने के लिए पहले 354 आप किसी लड़की के पीछे भी जा रहे हो, आज भी मतलब आप किसी को पीछा नहीं कर सकते, उसको मतलब सामने वाले को कंफर्ट फील नहीं करा सकते, आप भूल नहीं सकते आप किसी को, सब कुछ अपराध की श्रेणी में, जिससे किसी व्यक्ति की भाव भंगिमा पर प्रश्न चिन्ह उठ जाए, ठीक है, स्त्री लज्जा भंग कहते हैं उसको, किसी स्त्री की वजह से आप स्त्री नहीं देख सकते, उसको लगेगा मेरी जो गरिमा है उस पर प्रश्न चिन्ह तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कर देगी, ठीक है। अब तुमने प्रक्रिया संहिता, भैया पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया व्यक्ति को, अब तुम्हें को गिरफ्तार करके कहां ले जाया जाएगा? आप पढ़ते बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस 24 घंटे में जज के सामने पेश करना पड़ेगा। सजा सुनाने का अधिकार किसको है? जज को। पुलिस को कार्रवाई करने का अधिकार है, तो पुलिस की कार्रवाई यानी पुलिस की गिरफ्तारी से लेकर के जज साहब के बरी करने या सजा देने तक का जो ये आपका प्रोसीजर है, इसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में, फिर वो ठीक है बाद में लागू हुआ था अप्रैल 1974 को। 1994 में क्या किया? 1813 में जो उसका एकाधिकार था वो किस चीज पर बना रहा था बताएं जरा, उस कमोडिटी का नाम लिखें। वो कमोडिटी कौन सी थी? कौन सी वस्तु पर व्यापार पर पूर्णतः एकाधिकार चाय के लिए बना रहा था 1813 में, उसको भी अब छीन लिया गया। तो भैया अगर कंपनी, याद रखना तुम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखो, यहाँ पे अपना जाल बहुत फैल चुका है, अब बिजनेस करने दो और लोगों को, क्या बोलेंगे? प्रशासनिक व्यापार नहीं, अब तुमको एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, ठीक है। क्या देखना है? एडमिनिस्ट्रेशन देखना है सिर्फ, व्यापार और लोगों को। इनका बचा रहा था उसको भी क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। यानी कि ये 18th आपका 1833 में जो किया जा रहा है आपका यहाँ पर क्या किया जा रहा है? पूर्णतः तो आंशिक रूप से पूर्ण परीक्षाएं। तो आप ये कहेंगे कि उन सिविल सेवाओं के लिए खुली भर्ती का जो प्रयास किया जा रहा होगा, तो यहाँ पे इन्होंने बेस बनाया कि जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं मतलब कास्ट के बेस पर नहीं होनी चाहिए, जेंडर के बेस पर नहीं होनी चाहिए, लड़का भर्ती होगा या लड़की भर्ती होगी, ये रंग भेद के आधार पर या बर्थ ऑफ प्लेस में। लेकिन इसको नागवार गुजरा होगा, आप समझिए, ये किसको मतलब इसका विरोध किसने किया होगा? अंग्रेजों ने इसका विरोध किया होगा, यानी कि भारतीय सिविल सेवा में आ जाएंगे, वो भी ऑफिसर्स होंगे, हमारे बराबर वाली कुर्सी पर बैठेंगे, तो अपोज किया होगा, हाँ या ना? मतलब अपोज करने के चांसेस भी हैं या नहीं, जरा सोचिए। तो आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल चांसेस हैं। तो ये जो इसीलिए आपने कहा कि प्रयास हुआ है, सिर्फ प्रयास, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया, जो कंपनी थी उसने क्या कर दिया? अपोज कर दिया, जो उसके अंग्रेज अधिकारी थे, इसको कंपनी ने अपोज कर दिया। इस प्रश्न को मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं, क्यों गलत कर देते हैं वो बताएंगे। और इनके अपोज की वजह से क्या हो गया, इन्होंने जैसे ही अपोज किया तो ये लागू नहीं हो पाया, मतलब भारतीय एंटर नहीं होने चाहिए। और इस एक्ट के बाद में भी भेजे जाते थे यूरोप के लिए। दास निर्यात पर जो रोक लगी थी वो बहुत पहले लगी थी। दास निर्यात पर जो रोक लगी थी वो बक्सर युद्ध के 15 वर्षों के बाद में 1789 में लगी थी, दास निर्यात पर रोक। यहाँ से वो प्रयास शुरू हुए थे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, और 1833 का एक्ट भी आपका एक आएगा आपका एलन ब्रो 1843 में, एक गवर्नर जनरल था, 1843 में वो खत्म हुई, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पे आपको पूछा था, धारा 5 थी उससे खत्म हुआ, या कभी भी पूछे कि आपका स्लेवरी को अवैध घोषित कब किया गया, इलीगल उसको कब अनाउंस किया गया, इलीगल अनाउंस कब किया गया? तो दोनों प्रश्नों में अंतर हो जाएगा। अगर एक्ट का नाम पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 1833। लेकिन पूछ ले दास प्रथा को अवैध घोषित कब किया गया, और दोनों ऑप्शन में आएंगे। आज मैं आपको कमीशन की कोशिश करूँ। दो सदस्यों के जोड़े जाने का प्रावधान दिया, जोड़े जाने की एडिशनल मेंबर्स थे उनको जोड़ा गया, और साथ में बोला गया 2 एडिशनल मेंबर्स और भी जोड़े जा सकते हैं। मुझे अब तक उसकी काउंसिल में कितने सदस्य हैं, तो आप कहेंगे गवर्नर जनरल की काउंसिल में थे भैया आपका कितना? 4 सदस्य थे, और 4 सदस्य जो है उनमें से एक क्या होना चाहिए, जो मैकाले था आपका, वो क्या होना चाहिए? वो कानून का जानकार होना चाहिए। इन 4 में से एक। कितने सदस्य और जोड़ दिए गए? 6 जोड़ दिए गए, और प्रावधान दिया गया केंद्रीय विधान परिषद। तो आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय विधान परिषद की बात किस एक्ट में की गई थी? केंद्रीय विधान परिषद यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन्हीं मेंबर्स को कहा गया, और इसी में भारतीयों का आगे प्रवेश होगा। इसी केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय आपका प्रवेश करेंगे तनाव से। और साथ में एक बात समझनी है कि केंद्रीय विधान परिषद ने क्या बोला? केंद्रीय विधान परिषद, अब जो विधान परिषद अर्थात जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, आज के टाइम पे हम बात करें, वो उच्च सदन है। स्टेट में जो विधान परिषद है वो क्या है? वो उच्च सदन है। तो यहाँ पर जो केंद्रीय विधान परिषद बनी थी उसके लिए क्या की गई? फंक्शनिंग की गई, विधायी और कार्यकारिणी कार्य इसके अलग कर दिए गए, मतलब इसको कार्य सौंपे गए, विधायी और कार्यकारिणी कार्य अलग कर दिए गए हमारे देश में। बताएं जरा, मैंने आपको बताया था कार्यपालिका का कार्य होता है क्रिया, उनका जितने भी लॉ बने हैं, ठीक है, उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज कैसे होगा। आज मैं अगर आपसे पूछूं व्यवस्थापिका या आपका विधायिका का देश में क्या कार्य, कानून निर्माण का, तो आप समझिए केंद्रीय विधान परिषद में दोनों कामों को अलग अलग आइडेंटिफाई किया गया कि लॉ मेकिंग का कार्य जो होगा वो लेजिस्लेटिव का होगा, अच्छा विधानसभा का होगा, आपका विधायिका का, व्यवस्थापिका जो भी नाम आप इसको दें, या जो आपका एग्जीक्यूशन का काम होगा वो किसका होगा? वो कार्यकारिणी का होगा। बात क्लियर है? छोटी सी बात में घटाकर 18 कर दी गई, मतलब कितने सदस्य कम कर दिए ये बता दो बस, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये क्लास में आपका ध्यान था। भैया 24 होती थी, अब कर दी गई 18। 18 में भी इतना सिकंजा कस लिया ब्रिटिश शासन ने, बोला इनमें से भी 6 जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, यानी 6 नामांकित होंगे और ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नामांकित होंगे। कितने घटा दिए भैया? 6 सदस्य उनके घटा दिए गए। इस बात में कोई परेशानी? इतना ही था हमारा